गर्मी अपने चरम पर है। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। यूरोपीय संघ के कोपरनिकस क्लाइमेट की रिपोर्ट यह बताती है कि आने वाले दिनों में अल नीनो की वापसी होगी और ऐसे में 2023 या 2024 तक दुनिया भर में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया जाएगा। अल नीनो के दौरान भूमध्य रेखा के साथ साथ पश्चिम की ओर से बहने वाली हवाएं धीमी हो जाती हैं, जिससे समुद्र की सतह का तापमान गर्म हो जाता है। हालांकि ये 2023 में होगा या 2024 में, इसकी कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी संभावना अधिक है। दरअसल साल 2016 ये वक्त था जब दुनिया भर में भीषण गर्मी पड़ी थी, जो एक मजबूत अल नीनो की वजह से हुआ था। हालांकि पिछले 8 सालों में जलवायु परिवर्तन की वजह से भी तापमान लगातार बढ़ा है। ऐसे में जब अल नीनो का असर दिखेगा तो तापमान चरम पर होगा। गर्मी बढ़ने की वजह सिर्फ जलवायु परिवर्तन और अल नीनो ही नहीं, बल्कि सूखा और जंगल की आग से भी तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अल नीनो के कारण प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह पर तापमान सामान्य से ज्यादा हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है। इस परिवर्तन के कारण मौसमी चक्र बुरी तरह से प्रभावित होता है। अल नीनो का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है, जिसके कारण बारिश, ठंड, गर्मी सब में अंतर दिखाई देता है। अब मौसम के बदल जाने के कारण कई स्थानों पर सूखा पड़ता है तो कई जगहों पर बाढ़ आती है। जिस साल अल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून पर इसका असर पड़ता है और इससे धरती के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होती है तो कुछ हिस्सों में सूखे की गंभीर स्थिति पैदा हो जाती है। हालांकि कभी कभी इसके सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर अल नीनो के कारण अटलांटिक महासागर में तूफान की घटनाओं में कमी आती है, लेकिन कुल मिलाकर कहें तो आने वाले दिनों में गर्मी चरम पर रहेगी। आइए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त खास चर्चा में शामिल हो चुके हैं अक्षित संगोमला। ये है वरिष्ठ पत्रकार डाउन टू अर्थ। अक्षित जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अल नीनो, धन्यवाद। इसको लेकर काफी ज्यादा आजकल चर्चा चल रही है। सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरीके से की स्थिति उत्पन्न हुई है, वाकई क्या भी चिंता करने वाली बात है? जिस तरीके से जो तमाम प्रेडिक्शंस आ रही हैं मौसम विभाग की तरफ से भी। हाँ, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है हमें, क्योंकि एल नीनो का जो डेवलपमेंट है इस साल बहुत तेजी से हुआ है। जनवरी फरवरी में जो प्रोबेबिलिटी चांसेस बता रहे थे नोआ, जो कि यूएस का वेदर एजेंसी है, मेन वेदर एजेंसी, और WMO जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन से एसोसिएटेड वेदर एजेंसी है, तो दोनों ही बोल रहे थे कि प्रोबेबिलिटी उतनी नहीं है एल नीनो के होने की, बट पिछले कुछ महीनों में इसकी चांसेस जो है एल नीनो के बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले, 4 या 5 दिन पहले नोआ का लेटेस्ट अपडेट एल नीनो का आया है और उसमें ये कहा गया है कि अप्रैल, मई और मई, जून और जुलाई, इन 3 महीनों में 60 से ऊपर चांस है, प्रोबेबिलिटी है एल नीनो के डेवलप होने का, और उसके अगले 3 महीनों में ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 75%, 75% हो जाती है। तो एल नीनो के डेवलपमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा हैं अभी, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हीट वेव्स अभी ऑलरेडी इंडिया में शुरू हो गए हैं, वो और अगले 1-2 महीने में और बढ़ जाएंगे शायद, और इसका जो इम्पैक्ट है वो मॉनसून पे भी पड़ने के काफी चांसेस हैं। और इसमें ये जो पूरा फिनोमिनन है, अक्षत, ये आपसे समझना चाहते हैं, क्या इसका कोई पैटर्न है जो हम देखते हैं? क्या कुछ सालों में ये समझ में आता है कि हाँ, ये अब अल नीनो का साल हो सकता है? क्योंकि पिछली बार जब हमने अल नीनो का असर देखा था 2016 में, अल नीनो का असर हमें दिखा था और दुनिया भर में तब भीषण गर्मी पड़ी थी। अभी जब हम भारत में अभी उत्तर के खासतौर पर जो इलाके हैं वहां पर इस बार मार्च से ही गर्मी शुरू हो गई। गर्मियों में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ना, ठंड में बहुत ज्यादा ठंड हो जाना, बारिश में कई जगह बाढ़ आ जाती है, बहुत ज्यादा बाढ़ आना, ये जो क्लाइमेटिक चेंज है, ये जो पूरा फिनोमिनन है खासतौर पर अल नीनो का,
ये पैटर्न कितने सालों में पता चलता है, और क्या इसका जो गैप है वो कम होता जा रहा है? नहीं, इसका पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं होता। ये लगभग 6 से 7 साल का इनका एल नीनो का पीरियड रहता है। एल नीनो और ला नीना। एल नीनो जो है वो एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन फिनोमेना जो है उसका गर्म वाला फेज है, और ला नीना जो है वो ठंडा वाला फेज है। ला नीना पिछले 3 साल से चल रहा था, तो इस वजह से जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन जहाँ पे ये एल नीनो या ला नीना बनता है, वहाँ पे बहुत सारी गर्मी जो है वो ओशन के सरफेस के नीचे में स्टोर हो गई है, और वो अब इसीलिए एल नीनो का डेवलपमेंट जो है वो भी बहुत तेजी से हो रहा है। और इसका असेसमेंट करना या इसका प्रिडिक्शन करना जनरली स्प्रिंग सीजन में, जो कि मार्च अप्रैल का सीजन होता है, उसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो ओशन और एटमॉस्फेयर का जो कनेक्शन है वो स्प्रिंग सीजन में बहुत अच्छा नहीं होता। तो वो प्रेडिक्शन मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, मौसम के विशेषज्ञ जो हैं, वो नहीं कर पाते बहुत आसानी से। तो इस वजह से प्रेडिक्शन मुश्किल होता है। पर अब क्योंकि हम स्प्रिंग बैरियर से निकल चुके हैं, स्प्रिंग वाले सीजन से निकल चुके हैं, तो इसलिए प्रेडिक्शन बेटर हो गया है। पर इसके पैटर्न को बता पाना कि कितने साल में होगा, ये हो सकता है कि अगला एल नीनो अगले 4 साल में आ जाए या फिर 10 साल में आए। इसका प्रेडिक्शन करना, लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल अक्षत, एक तो ये जो तापमान में बढ़ोतरी की हम बात कर रहे हैं, तो कितने तापमान में, एक नॉर्मल तापमान क्या होता है जब हम इसको एक ओवरऑल ब्रॉडर वे में समझें, और कितने तक की जो बढ़ोतरी है वो एल नीनो में देखी जाती है, और खास तौर पर दुनिया के ऐसे कौन से देश हैं? एक तो भारत में हम समझ पा रहे हैं कि बेसिकली जो इक्वेटर से नजदीक देश है वहां पर सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट होता है। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर एल नीनो का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा है? बहुत सारे अफ्रीकी देश में भी एल नीनो का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। साउथ अफ्रीका में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। ऑस्ट्रेलिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। यूएस में इसका इम्पैक्ट बहुत अलग है। जैसे इंडिया में मानसून कम हो जाते हैं, यहाँ गर्मी पड़ती है। साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। इसी तरह से यूएस में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट इम्पैक्ट होता है। वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और यूरोप में या फिर जो आपका एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड से ऊपर वाले जो कंट्रीज हैं, वहाँ पे एल नीनो का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता। बट जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं, जो इक्वेटर के से लगे हुए एरियाज हैं, वहाँ पे इसका इम्पैक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। ओके। इसमें जो मेन जो इसके कारण है अक्षित, हम कहते हैं कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसको हम टेक्निकल टर्म में एल नीनो इफेक्ट कह रहे हैं। जो आम लोग हैं वो इसी तरीके से समझते हैं कि गर्मियों में अब कुछ भीषण गर्मी पड़ रही है और आगे आने वाले समय में और भी ज्यादा शायद गर्मी पड़े। कौन सी ऐसी बड़ी वजह हैं जो ये परिवर्तन, हम जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं, उसको और भी ज्यादा प्रबल कर रही हैं? एल नीनो जो है वो नेचुरल फिनोमेना है, वो हमेशा से ही होता आया है। अब इसमें जो चेंज है वो हम जो कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशंस कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और तापमान बढ़ता जा रहा है, उससे एल नीनो के जो इम्पैक्ट हैं वो और ज्यादा बढ़ गए हैं। जैसे कि 2016 जो कि अभी तक का रिकॉर्ड पे सबसे गर्म साल रहा है धरती का, तो उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग एल नीनो था, और इस वजह से वो बहुत मतलब टेम्परेचर रिकॉर्ड ब्रेक किया 2016 ने। पर 2020 जो कि कंपेरेबल टेम्परेचर वहां भी था, 2020 सेकेंड मोस्ट वार्मेस्ट, सेकेंड हॉटेस्ट ईयर रहा था। पर उसमें ला नीना का इम्पैक्ट था, जो कि जनरली टेम्परेचर्स को कम करता है। तो ये आप देख सकते हैं कि एल नीनो और ला नीना के जो इम्पैक्ट्स हैं उसको ज्यादा उससे ज्यादा जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट हो रहे हैं। और इनफैक्ट एल नीनो और ला नीना पे भी ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट होते हैं। एस्टिमेशंस हैं आईपीसीसी के, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो है जो दुनिया की क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी साइंटिफिक बॉडी है। उनका कहना है कि एक तो इम्पैक्ट बढ़ेंगे, एल नीनो और ला नीना के दोनों के इम्पैक्ट बढ़ेंगे जैसे जैसे धरती जो है वो, धरती का तापमान जो है वो बढ़ता जाता है। और एल नीनो और ला नीना जो है
वो ज्यादा इंटेंसिफाई भी हो जाएंगे, वो जो फिनोमेना है वो भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा और उसके इम्पैक्ट भी हैं जो हैं वो भी इंटेंसिफाई हो जाएंगे। आपके एक्सपर्ट व्यू में अक्षित, ये जो साल 2023 जिसमें अभी हम हैं, ऑलरेडी काफी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, और या तो फिर साल 2024, क्योंकि काफी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एल नीनो का इम्पैक्ट जो है वो इन 2 सालों में कब हो सकता है, लेकिन स्पेशली इन 2 सालों में ज्यादा दिख सकता है। मतलब यही 2 साल हैं जब हम बहुत ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ते हुए देखेंगे। हाँ, 2023 में जिस तेजी से एल नीनो अभी करेंटली डेवलप कर रहा है, तो वो अराउंड जो विंटर सीजन है 2023 का और 2024 का, जो लगभग आप मान लीजिए नवंबर से लेके जनवरी तक, तब एल नीनो जो है वो पीक पे होगा और उस वक्त जो उसके बाद गर्मी जो है और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये कहना मुश्किल है कि ये 2023 में इसका पीक होगा और टेम्परेचर जो हैं वो बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा, और या फिर 2024 में होगा। पर डब्ल्यूएमओ का भी कहना है कि ये चांस है कि धरती जो है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो बैरियर है वो शायद क्रॉस कर जाएगी 2023 या 24 में, टेम्परेरली। मतलब जो लॉन्ग टर्म टेम्परेचर असेसमेंट है वो शायद 1.5 डिग्री क्रॉस करने में अभी टाइम है, शायद 10 साल या 20 साल लगेंगे उसमें। पर टेम्परेरली 1 साल के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो बैरियर है, जो पेरिस एग्रीमेंट में जिसके बारे में बात की गई है, जो लिमिट है, वो क्रॉस करने के चांसेस हैं 2023 से 24 में। ये डब्ल्यूएमओ का कहना है। बारिश, बिल्कुल बिल्कुल अक्षित, क्योंकि गर्मी के बाद खासतौर पर हम भारत की बात करें, जो जितने भी उत्तर भारत है वहां पर मानसून खासतौर पर बहुत भीषण गर्मी के बाद हम जून जुलाई का देखते हैं, बाकी हिस्सों में तो उससे पहले आ जाता है। बारिश पर इसका कैसा आप इम्पैक्ट देखते हैं, क्योंकि बारिश कम होना वो भी मुश्किल है, भारत की खेती प्रधान देश है, तो ऐसे में फसलों को नुकसान, बहुत ज्यादा हो जाए और असमय हो जाए तो वो भी ज्यादा परेशानी, क्योंकि अभी जो आईएमडी ने प्रेडिक्शन दिया सामान्य से कम बारिश का प्रेडिक्शन दिया है, और एल नीनो का इम्पैक्ट ज्यादा इम्पैक्ट होना उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो बारिश पर कितना बड़ा इम्पैक्ट? बारिश पे इसका इम्पैक्ट पड़ने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। 60% जो साल रहे हैं 1950 से लेके 2020 तक, उनमें एल नीनो जो ईयर्स रहे हैं, एल नीनो वाले जो साल रहे हैं, उसमें मानसून पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। इनमें से बहुत सारे जो साल हैं वो सूखे वाले साल रहे हैं। आईएमडी का जो प्रेडिक्शन है, लेटेस्ट प्रेडिक्शन मानसून के लिए, वो 96% ऑफ नॉर्मल रेनफॉल है, जो कि उनके नॉर्मल का जो रेंज है, नॉर्मल का उनका रेंज 96 से लेके 104% है, और वो उनके नॉर्मल के प्रेडिक्शन के सबसे नीचे वाले उस पे आता है। तो मतलब अगर थोड़ा सा भी, और उनका एरर मार्जिन भी होता है 5% का, मतलब कि बारिश जो है वो 91% से 101% के बीच में हो सकती है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली जो है वो दूसरी तरफ ही जाएगा, और जो बिलो नॉर्मल रेनफॉल ही होने वाला है मानसून में। और ये बहुत सारे एल नीनो सालों में देखा गया है कि सूखा पड़ा है, और हो सकता है कि इस साल भी सूखे के काफी चांसेस हैं, जो कि काफी चिंताजनक है भारतीय किसानों के लिए। अक्षित, अब ऐसे में, क्योंकि ये जो स्थिति है वाकई चिंता में डालने वाली है, लेकिन क्या अपने स्तर पर हम कुछ कर सकते हैं? क्या ऐसी परिस्थितियों को कम करना संभव है हमारे लिए? हाँ, अडेप्टेशन मेजर्स लिए जा सकते हैं, जैसे हीट वेव्स के लिए हीट वेव अलर्ट जनरेट करना, जो कि आईएमडी करता भी है, उसको लास्ट माइल तक पहुंचाना और लोगों को ये बताना कि अभी हीट वेव है और आप बाहर ना निकलें, और अपने आप को बचाना हीट वेव के दौरान। ये जो सारे उसके तरीके होते हैं जो एनडीए में रेगुलरली बताता है, आईएमडी रेगुलरली बताता है, ये सब फॉलो करना। और किसानों के लिए मानसून के टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनको किस टाइम पे उनके लिए बारिश होगी, किस टाइम पे नहीं होगी, किस टाइम पे उनको अपने बीज जो बोने हैं, किस टाइम पे उनको इरिगेशन करना है। ये सब अगर इंफॉर्मेशन किसानों तक पहुंचेगा सही तरीके से,
तो इन सब जो ये जो इम्पैक्ट होने वाले हैं, हीट वेव्स हो गया, मानसून पे इम्पैक्ट हो गया, इससे बचा जा सकता है। और इंसानों मतलब जनरल पॉपुलेशन को भी अलर्ट रहने की जरूरत है, हीट वेव्स के लिए भी और मानसून के लिए भी, और उनको भी जानकारी ये लेने की जरूरत है कि वो किस तरह से इन इम्पैक्ट से जो एल नीनो से होने वाले हैं, ग्लोबल वार्मिंग से हो रहे हैं, उनसे वो बच सकते हैं। ये मैकेनिज्म क्या टोटली अपडेटेड है हमारे देश में? ऐसे प्रभावों से कम जिससे असर हो, अक्षित मैं आपसे समझना चाहती हूँ, जो एक छोटा किसान है जो बस उसको ये ध्यान रहता है कि हाँ उसकी फसल खराब हो जाएगी, मौसम में बदलाव हो रहा है, उस छोटे किसान तक ऐसा कोई मैकेनिज्म पहुंचता है, ऐसी कोई जानकारी पहुंचाना आसान है आज के समय में हमारे देश में, जिससे कि ये जो नेचुरल जो एक फिनोमिनन है उससे कम असर पड़े? हाँ, मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है जिसमें कि आईएमडी इन्वॉल्व है, जिसमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज जो है स्टेट के वो इन्वॉल्व हैं, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो उसमें जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, प्रेडिक्शन है कि बारिश कब होने वाली है, कितनी होने वाली है, ये आईएमडी देता है। और फिर वहां से इंफॉर्मेशन जो है वो एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री के पास जाता है, फिर एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज के पास जाता है, और ये इंफॉर्मेशन जो है एसएमएस के जरिए किसानों तक पहुंचाया जाता है, और ये किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। पर इसको एक्सपैंड करने की बहुत जरूरत है, और इसको इंफॉर्मेशन को जो है और कस्टमाइज करने की बहुत जरूरत है। लोकलाइज्ड फोकास्ट जिसको कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल फोकास्ट होते हैं, उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि आईएमडी कुछ लेवल तक कर भी रहा है, कोशिश भी कर रहा है कि जितना हद तक हो सके ये इंफॉर्मेशन जो है वो किसानों तक पहुंचे, और वो ये जो इम्पैक्ट होने वाले हैं उनसे बचाव कर सके, या फिर उन्हें मैनेज कर सके। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे अक्षित आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। थैंक यू वेरी मच।